हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मार्क। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग जो बात किए थे ऑब्जेक्शन की, सुशील सर ने कुछ क्वेश्चन सिविल में बताया था, मैंने मैकेनिकल में कुछ बताया था क्वेश्चन। तो आप उम्मीद करता हूं कि जो भी ऑब्जेक्शन में और आपके डाउट होंगे उसको आपने ऑब्जेक्शन में लगा दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट उसकी जो थी कल थी, संडे को 5 बजे तक का था। अब उसके बाद क्या है, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है यार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है सिविल में, मैकेनिकल में। आपके मन में ये भी क्वेश्चन, और कई लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमको मेंस की जो है तैयारी हम करें कि नहीं करें। तो उन्हीं सब पे आज बात करेंगे कि जो इस रेंज में हो नंबर के, वो लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे मेन बात क्या है यार, कि जो एसएससी जेईई मेंस है वो आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो अगर आप मान लो दुविधा में भी हो, तो आप पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए नुकसान नहीं है कि आप उसमें तैयारी कर रहे हो। तो कोई, क्योंकि जेईई की वैकेंसी अभी उत्तराखंड में भी देखो 1097 वैकेंसी आई हुई है, और भी वैकेंसी ये RSSB की भी अभी जहाँ तक है दिसंबर जनवरी में होने वाली। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा कि अगर आप तैयारी भी शुरू कर दी हो ना, तो आप अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो जेईई है, एसएससी जेईई के अलावा अगर हम RSSB की जेईई की बात करें, तो उसमें जो 2 पेपर होते हैं डिप्लोमा और डिग्री, तो डिग्री वाले में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी वो भी तैयारी आपकी होती रहेगी। तो बात करते हैं अगर हम सिविल ब्रांच की, अगर हम बात करते हैं, सुशील सर बताएंगे कि जो 4 शिफ्टों का मिला के जो पूरा निकला है कि क्या कट ऑफ जा सकता है, वो बताएंगे सुशील। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले सीधे आता हूँ कट ऑफ पे, ठीक है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो कट ऑफ वाला सीन है ना, कट ऑफ जिस तरीके से, ये तो सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स शीट, एक बार जब हमने देखा कि चारों शिफ्ट का पेपर होने के बाद जब रिस्पॉन्स शीट आया, रिस्पॉन्स शीट में जो स्टूडेंट का जो हम लोग को बेसिकली जो डेटा मिला, उस बेसिस पे हमने ये कट ऑफ बनाया है। तो ये पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये जो कट ऑफ का है ये रिस्पॉन्स शीट के बाद का, ठीक है। इसमें वो सारी बातें कंसीडर करी गई है कि कोई शिफ्ट टफ है और कोई शिफ्ट वाले क्वेश्चन सिंपल थे। जैसे अगर मैं सिविल की बात करूँ, तो सिविल में अगर आप देखोगे तो जो 9th का पहला वाला शिफ्ट था वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा सिंपल था, रेदर देन जो आपका 10th का फर्स्ट शिफ्ट था और 11th का जो फर्स्ट शिफ्ट था, वो पेपर थोड़ा सा टफ था। उसमें स्टूडेंट के थोड़े से स्कोर कम आए हैं। वो ऐसा देखा गया कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, रीजनिंग वाला भी पोर्शन लेंदी था, टेक्निकल में भी कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। जबकि अगर जो पहले वाले पेपर था 9th का फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें थोड़े से पीवाई वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन कम थे। तो पहला वाला शिफ्ट थोड़ा सा सिंपल था। तो आप ये भी कंसीडर करना कि ये जो मार्क्स है ना, ये जो कट ऑफ है, ये हमने नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स को कंसीडर करने के बाद का बनाया हुआ है, ठीक है। कि तो अगर आपके रॉ मार्क्स जितने भी आ रहे होंगे, उसमें आप अगर थर्ड शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में हो ना, आप +4 +5 आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद के जो मार्क्स आएंगे आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, ये वाले कट ऑफ है। देखिए आपका ये जो वैकेंसीज है ना, उसके अकॉर्डिंग भी बनाया हुआ है पूरा, की वैकेंसी 2022 में क्या थी और 2023 में क्या वैकेंसी थी, वो उसके हिसाब से भी, मतलब 2-3 फैक्टर जो पूरा पेपर एनालिसिस बेसिकली क्या है कि जो कट ऑफ है ये बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपका कट ऑफ कितना है, सॉरी, एक तो आपका सीट कितना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका पेपर का लेवल कितना है, ठीक है। और एक और बात है कि बताओ, ये देख लो कि एसएससी जेईई कितने टाइम्स स्टूडेंट को वो इस बार बुला रहा है CBT 2 के लिए। तो अगर इस बार का आई थिंक 7 टाइम्स ये एसएससी जेईई में बुला रहा है, तो अपने पास 1000 सीट है ऑलमोस्ट सिविल में, तो टोटल 7000 के आसपास लोगों को उन्होंने CBT 2 में इनवाइट करना है। और अगर मैं बात करूँ पुराने डेटा की, अगर मैं इस वाले डेटा को रेफरेंस लूं, जो 2022 वाला अपने पेपर हुआ था, तो 2022 में जो टोटल सिविल में सीट थी वो कितना थी, 2139 सीट थी, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट है 2022 वाला। और 2023 में जो सीट है वो कितना 1095 सीट है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट कम हो गया। तो इसके हिसाब से अगर देखो, अगर केवल इस रेफरेंस को कंसीडर करो, तो आपका कट ऑफ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सीट क्या हो गया, नंबर ऑफ सीट कम हो गया। लेकिन अगर मैं पेपर के लेवल को भी अगर कंसीडर कर दूं, तो इस बार का जो पेपर का लेवल है वो पिछले बार वाले लेवल से काफी टफ है। केवल अगर मैं बात करूं किसके 2022 वाले पेपर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इस वाला जो पेपर था टफ भी है, लेंदी भी है। तो ये एक रीजन है कि वापिस से जो कट ऑफ बढ़ना चाहिए था सीट की वजह से, वो कट ऑफ उतना बढ़ के नहीं जाएगा। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला, जो पिछली बार का जनरल कट ऑफ था कितना था, 110.5, 110.5 था, ठीक है। इस बार का जो कट ऑफ होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना था, 114 to 118, इसी के बीच में। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपसे वापस क्लियर कर रहा हूं। हो सकता है कि इसके बाद भी आपका ±2 मार्क्स हो जाए, ठीक है। ये आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, +-2 अभी भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप इस कट ऑफ में लाई करते हो
तो आपको अपनी प्रिपरेशन 110% स्टार्ट करनी ही चाहिए। कोई डाउट ही नहीं इसमें कि आप इसमें भी अगर आप इसमें लाई कर रहे हो तो आपका कट ऑफ क्लियर ना हो। आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर रहे हो CBT 1 का, आपको CBT 2 के लिए एकदम बिल्कुल लग जाना चाहिए। अगर बात करो उसी तरीके से OBC के लिए, OBC में देखो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, 108 के आसपास है OBC में पिछली बार का कट ऑफ। इस बार का भी कट ऑफ आप मान सकते हैं 108 से लेके 112 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। EWS का कट ऑफ कितना 89 है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो 89 100 100 से लेके 105 तक, इसमें आप वापस से ±5 कर सकते हो। SC के लिए कितना 86 के आसपास है, 97 तक। 97 भी बहुत मैक्सिमम वाला रखा गया, ठीक है। इसमें भी आप बोल सकते हो कि 86 है तो इसके आस ही पास जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या आप, तो मैं बोलता हूँ कि आप -5 कर लो। अगर आपको प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए। अगर -5 पे भी हो, कितना 97 या 93 92 पे भी हो ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो सर टाइम नहीं है इस बार, दिक्कत यह कि आप 50 डेज का टाइम है। अगर आप डिले करके हो सके, अगर आपका कट ऑफ हो गया कि कम थोड़ा सा आ गया, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप काफी पीछे रह जाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विद इन टाइम में आपको क्वेश्चन को वहां पे लगाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से नहीं लगोगे, अगर आप रिजल्ट का इंतजार करोगे, रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस। इसी तरीके से आप ST का कट ऑफ देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो मैं जनरल वालों को अगर मैं बात करूं, जनरल में 114 से लेके 118 के बीच का अगर स्कोर है तो आप सेफ साइड हो, बिल्कुल सेफ साइड हो। और दूसरी बात, अगर आपके रॉ मार्क्स, ठीक है, रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं कितना 105 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। खुदा ना खास्ता कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाए, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो और आप प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये फायदा ही है ना, क्योंकि एग्जाम आपके सिविल में तो सर वैसे भी अभी DDA JEE भी आ ही रहा, लोग लगे भी होंगे क्योंकि DDA JEE का भी एग्जाम अभी है। तो आप अपनी तैयारी, रिजल्ट का वेट मत करिए। और JEE में तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आपने SSC JEE की प्रिपरेशन कर ली तो आप किसी भी JEE के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई भी JEE का एग्जाम एग्जाम बड़ा SSC JEE का, और कुछ लोग तो DDA JEE भी जैसे कॉपी ही किया था SSC JEE। सिलेबस एकदम सेम SSC JEE का इस बार कर दूंगा। अगर हम बात करें मैकेनिकल में, अगर हम मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो देखो मैकेनिकल में क्या है यार, कि मैकेनिकल में सीट भी कम रहती, और उस बार की जो अगर हम 2022 की बात करें तो जो सीट थी हमारी वो 659 थी, 659 थी। और इसमें भी मेजर जो था ना वो इलेक्ट्रिकल का था। आप समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रिकल वालों का ज़्यादा रहता है इसमें सीट। और अगर 2023 की बात करते हैं तो उसमें जो वैकेंसी आप देख रहे हो कितनी है, 229। और मैकेनिकल की उसमें भी क्या है, बहुत कम है। इसमें भी ज़्यादातर सीटें ये मिक्स आती है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की दोनों मिक्स वैकेंसी है ये, आप समझ रहे हो। तो देखो इसमें जो कट ऑफ रहने वाला है, जो 2022 का कट ऑफ गया था वो गया था कितना 123.45, क्योंकि थोड़ी सी सीट इसमें ज़्यादा थी। अगर अब की बार बात करें तो पेपर जो टेक्निकल का है ना, टेक्निकल का पेपर यार आसान था। अगर हम 9th की बात करें, जो 9th का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था वो पेपर ज़्यादा आसान था। अगर हम बात करें 11 को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में, तो लोग कुछ पूछ रहे थे सर किस पेपर का नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस है। तो यार 11th को जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि लेवल एग्जैक्ट है, उसमें रीजनिंग और जीएस के थोड़े से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स भी मैक्सिमम आपका नॉर्मलाइज हो सकता है। तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाला है, एकदम एग्जैक्ट बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप जनरल के हो तो आप 133 से 138 अगर आप इसमें लाई कर रहे हो तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो आप, क्योंकि देखो कट ऑफ तो इतनी जाएगी यार, 130 के एबव तो जानी ही है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि पहला क्राइटेरिया क्या है, सीट कम, सीट कम है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये 229 सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड सीट हुए। तो आप समझो इस बात को, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, 133 से 138 के बीच लाई करेगा अगर आप इसमें हो। यानी वही बात मैं कर दूं कि 130, तो आप अगर इस रेंज में हो तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर यही बात हम ओबीसी के लिए करें तो 131 से 136 जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो अब की बार ये रहने वाला है 118 से 123 के बीच में। अगर एससी की बात करें हम तो यहाँ पे 105 से 110 रहने वाला है, और एसटी की बात करें तो 100 से 105 रहने वाला है। तो आप ये समझो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अगर इसके बीच लाई कर रहे हो, या मैं बोलता हूं कि इसमें आप -3 भी कर सकते हो, 130 प्लस आ रहा है आपका, 130 अगर प्लस आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, 4 दिसंबर का डेट उन्होंने पहले ही दे रखा है, और अब
पिछली बारों की तरह नहीं हो रहा है कि डेट देने के बाद भी कभी कभी क्या होता था, डेट एक्सटेंड कर देते थे। अब बहुत रेयर चांस है कि आपका डेट वो मतलब बढ़ाया जाए। तो आप अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरीके से करो, आपको करना ही पड़ेगा। और आप रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि देखो कट ऑफ तो यही रहने वाला है मैकेनिकल का। और सिविल का भी जो सर ने बताया है, सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल में भी आप देखोगे ना, जब आएगा तो इसी रेंज में रहने वाला है वो, क्योंकि जो क्राइटेरिया लेते हैं वो सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे, सारे पेपर को एनालाइज करके, सारे क्राइटेरिया को देख के यहाँ पे बनाया गया है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए मेंस की, क्योंकि मेंस में अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और कि टेस्ट तो देखो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने जो आपने अगर मॉक दिया होगा, फ्री मॉक था, और उसके बाद टेस्ट सीरीज जिसने प्रैक्टिस मॉक की लगाई होगी, आप देखे होगे कि प्री के कुछ क्वेश्चन तो सर एकदम प्योर, फॉर्म भी नहीं चेंज किया गया, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन सेम, बॉयलर के जितने भी टाइप पढ़ाए थे मैंने, जितना भी क्वेश्चन पेपर में रखा है एग्जैक्ट आया है। तो आपने अगर आप खुद ही अगर प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज आपने लगाई होगी ना, तो आपने देखा होगा कि उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो यूट्यूब में अपनी अभ्यास सीरीज थी, जेईई अभ्यास सीरीज की, मैंने पूरा पावर प्लांट पढ़ाया था, उससे बाहर पावर प्लांट में कुछ भी नहीं आया था। तो आप अगर अभी ये सोच रहे हो कि हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इस रेंज में हो, चाहे सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। बाकी कोई अपडेट आता है तो हम लोग उस पर बात तो करेंगे ही, और मेंस के लिए आपके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे कि आप किस स्तर से तैयारी शुरू कर सकते हो। क्योंकि अगर यार प्री में आप पढ़े हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन लगाया है, आपने टॉपिक भी पढ़ा है। तो अगर आप टॉपिक पढ़े हो तो आपको अब सिर्फ जो मेंस में है सर, वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिविल में क्या है सर, आप बताइए जरा। सर देखो, मैं वापिस से चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपसे एक बात बताया था कि सर एक तो होता है कि आपको पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने, ठीक है, लेकिन एक और आपको प्रिपेयर हमेशा रहना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप अगर मॉक अटेम्प्ट की हो, मॉक का मतलब हमेशा ये होता है क्या आपने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है क्या। तो अगर आपने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से कर रखी है ना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और इस बार जो प्रॉब्लम सर फेस करा, उन्हीं स्टूडेंट ने प्रॉब्लम फेस करा जिन्होंने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिनको बस ये भरोसा था कि भाई एसएससी जाए तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन छाप देता है। सर आपने तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज में, और मैंने ये, क्योंकि 2019 में इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा इंडिकेशन आप बोल सकते हो सर कि जो 2022 वाला पेपर था ना, उसमें इंडिकेशन था, एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आने शुरू हो गए थे। और वही एक रीजन था, मैंने मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी रखे थे। क्यों? क्योंकि सर एक इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि जब एसएससी जे ने क्या करा, या कोई भी एग्जाम जब एक बार जब अपना पैटर्न चेंज करता है ना सर, तो पहले वाले जो साल में ना वो थोड़ा बहुत चेंज करता है। अभी ये मान सकते हो कि जो नेक्स्ट ईयर अब अगला जो एग्जाम होगा उसमें और ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें पूछेगा, मतलब लेवल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि पेपर का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा उनको आपका, और क्या। तो अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए सर, इस बार तो इनके लिए CBT 2 के लिए पीवाईक्यू भी नहीं है, तो मॉक अटेम्प्ट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है इस केस में। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर प्रैक्टिस मॉक का अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे CBT 2 के लिए टोटल 5 नंबर ऑफ मॉक्स हैं। और उसमें मैं वापस से बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा CBT 1 में कि हर क्वेश्चन के साथ की पॉइंट्स ऐड थे, यहाँ पे भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपको एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ पे भी बनते हैं तो न्यूमेरिकल तो बनेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको टाइमिंग 2 ही घंटे का है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मतलब 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो वहाँ पे आपके की पॉइंट्स भी वापिस से बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप एक अच्छा स्कोर करोगे CBT 2 में, इसकी गारंटी है। सर अगर हम ये बात करें कि जैसे ये जो CBT 2 रहने वाला है, जो लेवल होगा, तो कहीं ना कहीं ESE के क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस टाइप के ही क्वेश्चन। सर देखो, अभी क्या है ना कि अब अगर CBT 2 है, लेवल बढ़ाना है, अगर किसी भी एग्जाम को ना अगर अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना होगा, तो उसके लिए जो रेफरेंस बुक होगा ना, वो हमेशा ESE का पीवाईक्यू ही होगा, तो जब तक आप AJE में हो, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा केस हो सकता है कि वो गेट में चला जाए, लेकिन गेट का बहुत करेगा, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि सर 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और वहाँ पे गेट में 3 घंटे में 65 क्वेश्चन होते हैं, तो गेट के क्वेश्चन तो देखो नहीं देने वाला। बट हाँ, आप ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन वो डाल सकता है। बट आपका जो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए वो ESE होना चाहिए। आप ESE के पीवाईक्यू बिल्कुल लगाओ, ठीक है, ये तो पहला करना है। अगर अभी आप रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हो, तो एक क्या करो, आप ESE का पीवाईक्यू लगाना शुरू कर सकते हो। जो आपका सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग हो ना, चाहे
मैकेनिकल हो चाहे सिविल है, तो आप एक, अब क्योंकि आप थ्योरी पढ़े हुए हो, अभी फ्लो में हो, तो आप कहीं उसको भूल ना जाओ, तो आपको प्रैक्टिस को। हाँ, और एक और बात आप देखा होगा, अगर सिविल की मैं बात करूँ, सिविल में सर इस बार ना स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से, चाहे वो आरसीसी हो गया, चाहे वो स्टील हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से सीबीटी 1 में क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, तो चांसेस ज़्यादा होगा कि सीबीटी 2 में स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि सर ये स्टूडेंट के थोड़ा टफ वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। टफ वाले पोर्शन से उन्होंने सीबीटी 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि सीबीटी 2 में। इसलिए आप क्या करो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, टॉस हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, रेदर देन आप एस्टिमेशन लगा रहे हो वापस से वही बीएमसी के वापस से वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन क्वेश्चनों का चांसेस, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एफएम हो गया, इनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट भी हमें लग रहा है इन सब सब्जेक्टों में ज़्यादा होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, और सीबीटी 2 आपका कॉन्सेप्ट वाइज रहने वाला है पूरा। तो आप अपनी तैयारी करते रहो। तो सर सुशील सर ने जैसा बताया कि आप अभी जब तक मान लो आप वेट भी कर रहे हो अगर रिजल्ट का, तो आप ईएससी का जो आपके जो क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप शुरू कर दो। चलिए, फिर अगर कोई अपडेट होती है तो इस प्रैक्टिस सेम चैनल पे आपको सारे जानकारी मिलती रही। थैंक यू।